हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोलारिटी तक पूरा समझा दिया था। मोलारिटी हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया था। अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करेंगे। इनफैक्ट हमने पिछले लेक्चर में मोलालिटी भी कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। गाइस, नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि अभी आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों ने इतना ज्यादा डिटेल में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है। आपने 10th में पढ़ा होगा बट अभी नहीं पढ़ा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग अब जब 11th में आगे बढ़ेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन जरूर करेंगे, लेकिन अभी रेडॉक्स रिएक्शन की आपको आज के टॉपिक में नॉर्मेलिटी में हल्की सी झलक देखने को मिलेगी। तो जो पढ़ा रहा हूं वो अभी पढ़ लीजिए, बाद में हम लोग इसको जब रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तब वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन अगर पता है तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलेगा, इस टॉपिक शुरू करते हैं कि मैं आप लोगों को नॉर्मेलिटी पढ़ाऊं, क्योंकि आप लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जेई और नीट के लिए जाने वाले हो। तो हम लोग साथ साथ में नॉर्मेलिटी जरूर पढ़ेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। गाइस, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। आप यहां पर बात को समझे, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मेलिटी का मतलब समझ में आया? सर ये तो मोलैरिटी जैसा साउंड कर रहा है। बस मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में मुझे एक चीज का डिफरेंस दिख रहा है। वहां पर आपने नॉर्मल मोल्स लिखा था, यहां पर आप इक्विवेलेंट मोल्स लिख रहे हो। तो सर ये इक्विवेलेंट मोल्स एक्चुअली क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मेलिटी का एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू equivalent moles of solute in 1 liter solution। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये आपका नॉर्मेलिटी का जनरल फॉर्मूला है। अरे भाई साहब, आपको हमें सेट करना होगा कैमरे जी, ताकि आप बार बार ब्लर ना करें। आई एम सॉरी, अब ये दिक्कत नहीं होगी। वो तो अच्छा हो, मैंने देख लिया। अब तो नहीं हो रही है। टें, 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 ठीक है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ आपके मन में सबसे पहला सवाल जो सही आया, सर इक्विवेलेंट मोल्स निकाले कैसे? इक्विवेलेंट मोल्स निकाले कैसे? तो बेटा इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, तो सर यहां पर आप इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल मोल्स निकालते हो तो नॉर्मल मोल्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन इक्विवेलेंट मास आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आप इक्विवेलेंट मोल्स निकाल रहे हो, मतलब यहां पर आप इक्विवेलेंट मोल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपको आपके नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इक्विवेलेंट मोल्स की वैल्यू चाहिए तो यहां पर आपको आपके गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना होगा। अब अगला सवाल जो आपके मन में उठा होगा, ए देवा रे देवा रे देवा, एक नई बीमारी आ गई रे बाबा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है रे बाबा? बाबूराव का समझाने का रे देवा। अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है? नो डाउट आपके मन में करेक्ट डाउट आया। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा, तो हम लोग जो भी कंपाउंड की, जैसे H2SO4 की बात करेंगे, तो H2SO4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? हम लोग यहां पर उसके मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो अब आपके मन में आखिरी सवाल आया होगा, ये एन फैक्टर क्या है? ये एन फैक्टर क्या है? तो जरा पहले इतना नोट कर लो, अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा एन फैक्टर समझने के लिए। जरा इसको नोट करो पहले, फटाफट से, फटाफट नोट करो। चलो आगे बढ़े। नाउ डिटेल में एन फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, आराम से, इत्मीनान से। किसी को कहीं जाना तो नहीं है? क्या आप में से किसी को टाइम तो नहीं दे रखा है अपने बाबू सोना को? नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो? ओके, नहीं, गलत कर रहे हो। बाबू सोना को टाइम दो, जीवन में वही काम आएगी, केमिस्ट्री इतनी काम नहीं आएगी। सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, अबे भैया क्या आदमी है। ठीक, सही बात है, तो गलत बात छोड़ी। चलो एन फैक्टर की बात करें तो गाइस एन फैक्टर अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है।
सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे एसिड्स का। एन फैक्टर एसिड्स का, एन फैक्टर एसिड का क्या होगा सर? देखो एसिड का एन फैक्टर होता है, इट इज द नंबर ऑफ H positive ions released. It is the number of H positive ions released by an acid. यानी कि एक एसिड टेक्निकली कितने प्रोटॉन्स रिलीज करता है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास में HCl, आप सभी लोग जानते हैं जब HCl का डिसोसिएशन होता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि HCl में से एक प्रोटॉन निकल रहा है, तो देयरफॉर इस HCl का एन फैक्टर हो जाएगा 1। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम केमिस्ट्री में हमेशा चलती है, आप लोगों ने क्लास 11th में इस टर्म को सुना भी होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑक्सो एसिड। आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स भी चलते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। जिन बच्चों को ऑक्सो एसिड्स नहीं पता, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ऑक्सो एसिड में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, जैसे यहां पर मैं सेंट्रल एटम कार्बन मानूं। नाउ इस कार्बन से ऑक्सो ग्रुप मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, दैट इज ऑक्सो ग्रुप। और इस एसिड से बाकी जगह पर एटलीस्ट एक OH ग्रुप हो, ऐसे एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑक्सो एसिड बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या हो गई? पहले एक आपके सेंट्रल एटम से एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और दूसरा आपके सेंट्रल एटम से यानी उसी एटम से OH भी जुड़ा हुआ हो। जिस एटम से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसी से OH जुड़ा हुआ हो, यह है आपका क्या? ऑक्सो एसिड। नाउ ऑक्सो एसिड्स के अंदर स्पेशलिटी ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो ऑक्सो एसिड होता है उसमें जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो उतने ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सो एसिड्स के अंदर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होंगे वो उतने ही प्रोटॉन रिलीज करेगा। यानी कि अगर आपके इस कार्बन से एक केस इमेजिन करो, डायरेक्टली मैं एक हाइड्रोजन जोड़ दूं तो क्या ये हाइड्रोजन इस एसिड से H+ के फॉर्म में रिलीज होगा? नो, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में कभी रिलीज नहीं होगा। हाइड्रोजन OH में से निकलेगा। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो ना कि जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्या होगा। आपने देखा कि इस OH में से एक H निकल गया, इसमें से एक H निकल गया, तो यहां पर आपको 2H पॉजिटिव निकलते हुए दिख रहे हैं। बाकी यहां पर क्या बच रहा है? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हो? CO3 डाई नेगेटिव आयन नहीं बोलते हो। तो ये इस वजह से यहां से दो प्रोटॉन निकल जाते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? सो इस एसिड का एन फैक्टर क्या हो गया? इस एसिड का एन फैक्टर हो गया 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए और एग्जांपल करके देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं H2SO4 का, जो कि हमारे इस चैप्टर की जान है, शान है। तो H2SO4, चलिए H2SO4 जैसे इन एसिड्स का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखा दूं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना आए। देखो सल्फर सेंट्रल एटम चूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोने पर ही लगते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सबसे कोने पे लगाना होता है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन और बाकी का जो तुम्हारा एक एलिमेंट दिख रहा है वो बीच में, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो सल्फर आएगा बीच में। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि 2 हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 OH होने से 2 हाइड्रोजन पूरी तरीके से यूज हो गए। अब बचे हुए 2 ऑक्सीजन का क्या करें? तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, दिस इज योर H2SO4। मतलब बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, है ना। तो यहां पर अब आप क्या देख रहे हो? अच्छा यहां पर आप देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आ रहा है जो होता है H2SO4 में। तो आप थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट याद रख के लगा सकते हो। अब यहां पर इसके पास में कितने OH है? एक OH ये है
और एक OH ये है, तो 2 OH होने की वजह से इसका जो n फैक्टर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2। चलिए अगले का आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे बताइए। मैं आपको यहां पर 3 नाम दे देता हूं। एक आप याद निकालिए H3PO4 का, एक आप निकालिए H3PO3 का, और एक आप निकालिए H3PO2 का। देखने में, दूर से देखने में इन तीनों का n फैक्टर 3 नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा, यहां पर मेरा फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम, 3 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, मतलब मुझे बिना किसी चिंता के एक OH यहां, एक OH यहां और एक OH यहां मिल जाएगा। उसके बावजूद एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा जिसको मैं ऐसा बना दूंगा, लेकिन H3PO3 में गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन का नंबर कम हो गया। अब इन 3 ऑक्सीजन में से ऑक्सो एसिड के रूल के हिसाब से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो कंपलसरी है, तो वो तो मुझे लगाना पड़ेगा। अब मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि मेरे पास में अवेलेबिलिटी 2 ऑक्सीजन की ही है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ में मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ के OH कर दूं, और एक जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचा है उसको मैं फॉस्फोरस से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं। H3PO2 में भी सेम इशू आ रहा है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना मेरी मजबूरी है क्योंकि वो ऑक्सो एसिड का रूल फॉलो नहीं कर पाएगा। अब यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ देता हूं मैं, क्योंकि रिमेनिंग एक ही ऑक्सीजन बचा है। अब 3 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो वो 2 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे। अब आप यहां पर इसे देखकर बताइए कि किसका कितना n फैक्टर होगा। बिल्कुल आपके मन में सही सवाल, सही आंसर निकल रहा है। इसका पर्टिकुलरली n फैक्टर आपको मिलेगा 3, इसका पर्टिकुलरली n फैक्टर आपको मिलेगा 2, और इसका पर्टिकुलर n फैक्टर आपको मिलेगा 1। तो क्या आप लोगों को एसिड्स का n फैक्टर निकालना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। एसिड के n फैक्टर के बाद में हम लोग चलते हैं बेसिस के n फैक्टर को समझने के लिए। हम लोग यहां पर बेस के n फैक्टर को समझने के लिए तरफ चलते हैं। नाउ बेस का n फैक्टर इज वेरी इजी, कुछ भी नहीं, हलवा है। कैसे सर? इट इज अ नंबर ऑफ, ऑब्वियसली बेस क्या रिलीज करता है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड। इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग n फैक्टर बोलेंगे बेसिस का। कैसे? चलो 3 एग्जांपल के साथ में इसको खत्म करते हैं पढ़ के। पहला एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर NaOH। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो NaOH में से एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव निकलेगा, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। देन आपके पास में यहां पर आ गया लेट्स से CaOH2, तो CaOH2 में से एक कैल्शियम निकलता है और 2 OH नेगेटिव निकलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका n फैक्टर मिल जाएगा 2। और तीसरा आपके पास में है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल, तो यहां पर आप देखो एक एल्यूमिनियम निकलता है +3 और यहां पर आपको मिलते हैं 3 OH नेगेटिव, तो डेफिनेटली इसका n फैक्टर आप लोगों को मिल जाएगा कितना? 3। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू गाइस? तो इस तरीके से आप लोग बेसिस के n फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और आगे मैं थोड़ा सा जेई लेवल के लिए बता दूं, बोर्ड्स में इसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सॉल्ट्स का भी समझ लो। आप लोग थोड़ा सॉल्ट का भी समझो। सॉल्ट के अंदर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज। देखो सीधी सी बात है, एक सॉल्ट है तुम्हारे पास में NaCl, तो अब आप मुझे बताओ Na पर कितना चार्ज है? सर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, एक पर +1 है एक पर -1 है, तो चार्ज तो 1 है, एक पे +1 है एक पे -1 है, लेकिन चार्ज क्या है? 1। तो हम यहां पर प्लस और माइनस को ना देखते हुए बात करेंगे कि क्योंकि कैटायन पर भी +1 चार्ज है, एनायन पर -1 चार्ज है, मतलब चार्ज 1 है, इसलिए n फैक्टर हो जाएगा 1। बिल्कुल आपके मन में सही डाउट उठा कि फिर कैल्शियम क्लोराइड में क्या करेंगे दादा? क्या करना है भाई? मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम अकेला कितना चार्ज होल्ड करता है? +2। मुझे बताओ एक क्लोरीन कितना चार्ज होल्ड करता है? -1। क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2। सो देयरफॉर 2 × -1, यानी क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज -2। तो यहां पर मैं क्लोरीन का नेट चार्ज -2 लिखूंगा।
कैल्शियम पर नेट चार्ज +2 लिखूंगा, तो देयरफॉर यहां पर n फैक्टर कितना हो गया, यहां पर n फैक्टर निकलकर आ गया कितना 2। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात, 100% क्लियर। चलो अब आप मुझे एक बात मेरा मन समझाने के लिए AlCl3 का बता दो। बिल्कुल सर, हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है और क्लोरीन के 3 एटम है, 3 आयन्स है, एक क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन पर -3। तो इस सॉल्ट में जो चार्ज की वैल्यू दिखाई दे रही है वो 3 दिखाई दे रही है, इसलिए इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, इसीलिए इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों लालो, समझ में आ गई? ओके चलो, इसके अलावा आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस तो देखी होंगी, आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस तो देखी होंगी ना। रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर भी हम लोग एन फैक्टर पता लगा सकते हैं। देखो एक जनरल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में MnO4 नेगेटिव एक तरफ पड़ा हुआ है, MnO4 नेगेटिव एक तरफ पड़ा हुआ है और रिएक्शन खत्म करने के बाद ये Mn+2 का फॉर्मेशन कर रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में, हाँ ये दे रखा है। अब आपको बोला गया इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीज का एन फैक्टर कितना है, तो अब यहां पर मैं मैग्नीज का एन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। भाई लेट्स से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x है, यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन ऑलवेज हैव -2 चार्ज और इस MnO4 नेगेटिव पर नेट चार्ज है -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 + 8 यानी x की वैल्यू टोटल हो गई +7, यानी मैग्नीज पर +7 चार्ज आ गया और यहां पर मैग्नीज पर आपको ऑलरेडी +2 चार्ज दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या केस हुआ, मैग्नीज से Mn डाई पॉजिटिव तक कितने इलेक्ट्रॉन्स का फेर बदल हुआ। यहां पर आप देखोगे मैग्नीज ने +7 से +2 तक आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे। देयरफॉर इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीज का एन फैक्टर हो जाएगा 5। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड, एक्सेप्टेड और डोनेटेड, इस चीज को हम लोग एन फैक्टर में काउंट करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर और उठाते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में Cr2O7 डाई नेगेटिव है और यहां से रिएक्शन के बाद Cr+3 बन रहा है, तो यहां पर क्या केस होगा आप यहां पर ऑब्जर्व करो। यहां पर क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर आई होप आप लोग निकाल पाएंगे, क्रोमियम का मैंने मान लिया x, क्रोमियम के एटम में 2 इसलिए हो गया 2x +7 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, नेट चार्ज -2, सो 2x -14 इज इक्वल टू -2, सो 2x -14 जाके +14 हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी क्रोमियम पर +6 चार्ज है। तो आप यहां पर देखो +6 से +3 यानी यहां पर एक क्रोमियम पर +6 चार्ज है और यहां पर एक क्रोमियम पर +3 चार्ज है, मतलब यहां पर टेक्निकली 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए होंगे, तभी 3 से चार्ज रिड्यूस हो गया। सो देयरफॉर इस रिएक्शन में क्रोमियम का एन फैक्टर जो आप लोग लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 3। क्लियर होता है? क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब आप लोगों को एन फैक्टर निकालना आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ग्रेट। तो अब हम लोग वापस से हमारे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मोल्स, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्या मैं W2 से मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि सॉल्यूट का गिवन मास में हमेशा W2 से एक्सप्लेन करूंगा, मैं हमेशा W2 से डिनोट करूंगा, तो मैंने यहां पर इक्विवेलेंट मोल्स को W2 से डिनोट करा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालना हो
तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों फॉर्मूलेस को आप अलग अलग ही रखो, मैं इन दोनों को सेम फॉर्मूले में मिक्स नहीं करूंगा। अगर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आए तो जिस भी सब्सटेंस के बारे में वो पूछ रहा है, अगर नॉर्मेलिटी पर सवाल आए तो वो जिस भी सब्सटेंस के बारे में पूछ रहा है ना बेटा, आप एक काम करना, आप बस उस सब्सटेंस का पहले मोलर मास निकाल के, उसका एन फैक्टर निकाल के, उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लो और इक्विवेलेंट मास को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तब मैं फाइनल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं इसका, देखो। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका इक्विवेलेंट मास। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं 1 लीटर को, अगर आपको 1 लीटर मतलब 1000 ml दे रखा है और अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, मान लो कि तुम्हारे पास में तो 250 ml ही सोल्यूशन है, तो वो कितना लीटर होगा, x। तो x से x कट जाए, ml से ml कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 250 बाय 1000 लीटर। तो ये तुम्हारा गिवन वॉल्यूम हो गया। तो आपको पता है ना हमने मोलारिटी में क्या किया था, बिल्कुल सही। तो ये हमारा गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर्स में, वो नीचे आ जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल मोलारिटी जैसा फॉर्मूला है, एग्जैक्टली मोलारिटी जैसा फॉर्मूला है, लेकिन इक्विवेलेंट मास आ गया मोलर मास की जगह। बस इतना कर लो, इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं, मेरे को ये तक क्वेश्चन कराऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। चलो क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं नहीं वो नहीं कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, देखो मोलारिटी इज कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी इज कैपिटल एन, ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, जिसको ये लोग ब्रैकेट में ऑक्सैलिक एसिड बोल रहे हैं, ऑफ ऑक्सैलिक एसिड solution, of oxalic acid solution, of oxalic acid solution prepared by mixing 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ये ऑक्सैलिक, अरे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं इसको ऑक्सैलिक एसिड लिख देता हूं। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 12.6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 500 ml solution, in 500 ml solution। चलिए पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। ऑक्सैलिक एसिड को अगर मैं यहां पर देखूं तो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH डॉट 2H2O। क्या आप लोगों को ऑक्सैलिक एसिड ऐसा ही बनाया आपने फॉर्मूला? अगर नहीं बनाया तो अब आप देख लो, ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाकर हेल्प कर दी। एक बार फॉर्मूला देखने के बाद जरा देखो कि आप इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी निकाल पा रहे हो क्या। ठीक है, चलो। तो अब जितने बच्चों ने कर लिया आप आंसर मैच करें, जिन्होंने नहीं करा चेक करें। ऑक्सैलिक एसिड में मुझे 2 OH दिख रहे हैं, सो देयरफॉर मेरे ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर है, देयरफॉर मेरे ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, अब मैं ऑक्सैलिक एसिड का यहां पर मोलर मास निकाल लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास में 2 कार्बन है, तो 12 2 24, यहां पर मेरे पास में 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, 16 4 64, मेरे पास में यहां पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, प्लस मेरे पास में एक वाटर है, वाटर का 18 होता है, तो 18 2 36, यहां पर टोटल हो रहा है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 कैरी 3 4 10 12 126 ग्राम इज द मोलर मास। तो यहां पर क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालनी है तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकता हूं? हाँ सर, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, मोलर मास यानी 126 को एन फैक्टर 2 से डिवाइड करके, तो एन फैक्टर निकल गया इसका 63। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं नॉर्मेलिटी निकाल लेता हूं जल्दी से।
सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला यहां से उठा लो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दे रखा है 12.6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 63 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। बेटा इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं, ग्राम्स पर इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 63 ग्राम्स पर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 लीटर। ये चला गया एग्जैक्टली इससे 2 टाइम्स, ग्राम्स चला गया ग्राम से, यहां पर आ गया वैल्यू 0। अब 126 इसको एग्जैक्टली 5 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते आया होगा। क्या आप लोगों को नॉर्मेलिटी की वैल्यू मिल गई? वेरी गुड। अब सर मैं बहुत आलसी आदमी हूं यार, इतना आलसी आदमी हूं मैं कि मैं मोलारिटी का वो वाला फॉर्मूला ये पूरा ऐसा लगा के मेरे को सॉल्व नहीं करना। कोई ट्रिक बताओ ना। तो यहां पर आप लोग स्टार बनाकर एक ट्रिक लिखेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे जिसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, जिसके बारे में हम लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूं, इफ आई विल ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। सो इस फॉर्मूले के तहत यहां पर मेरे पास में इस एसिड का n फैक्टर 2 है और इसकी नॉर्मेलिटी 0.4 है, तो मेरी मोलारिटी क्या हो जाएगी? सो मेरी मोलारिटी हो जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.2 मोलारिटी। तो क्या आप लोगों को मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालना आया? मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरा प्यारा बच्चों और मेरा प्यारा गुलजारी लालो। ओके, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करता हूं और वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है। और मेरा सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। सो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 0.74 grams 0.74 grams of CaOH2 in 5 ml solution। पहला तो ये, और दूसरा 3.65 grams of HCl 3.65 grams of HCl in 200 ml solution। I think yes, in 200 ml solution। चलिए try to solve this question। अच्छा, नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो तो साथ साथ में एक काम करो ना, मोलारिटी भी निकाल लो ताकि दूसरा वाला फॉर्मूला भी अपना रिवाइज हो जाए। चलिए वीडियो पॉज करके आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लगा दिया होगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया होगा। हम लोग जल्दी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 16 + 1 हो गया 17 एंड 17 2 ज़ा 34। तो 40 + 34 विल बिकम इक्वल टू 74। ठीक है। अब गाइज यहां पर आप एक काम करो, इसका CaOH2 का n फैक्टर देखो। CaOH2 का n फैक्टर कितना नजर आ रहा है? ऑब्वियसली सर उसमें 2 हाइड्रोक्साइड, तो n फैक्टर होगा 2। तो एक काम करते हैं, इस बार मोलारिटी निकालते, थोड़ा मजा लेते लाइफ में। मोलारिटी का फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.74 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 74 ग्राम्स पर मोल इनटू 1000 अपॉन 5 ml का, तो 5 लीटर में बदल गया। अब ये डेसिमल मैंने हटाया
तो 2 डिजिट 0 के नीचे आ गए, ये 2 से ये 2 कट गया, ये इससे 2 टाइम्स चला गया, ये इससे 1 टाइम चला गया, तो इसकी मोलारिटी आ गई 2 मोल्स पर लीटर। क्या आप लोगों की भी मोलारिटी सेम आई, 2 मोल्स पर लीटर? अब मोलारिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। n फैक्टर की वैल्यू यहां पर 2 है, मोलारिटी भी 2 है, तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4 इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो इसकी तरफ चलते हैं। HCl का मोलर मास बहुत इजी है निकालना, 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम्स पर मोल, और इसका एन फैक्टर भी क्लियरली विजिबल है, इसका एन फैक्टर है 1, यानी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी टेक्निकली इसकी सेम होगी। देखते हैं, मोलारिटी निकाल लेते हैं पहले इसकी। गिवन मास इज 3.65 अपॉन 36.5 इंटू 1000 अपॉन 200 ml जब होगा तो लीटर में बदल जाएगा। यहां से एक डेसिमल गया, यहां से एक डेसिमल इधर लग गया, ये डेसिमल हटाए 0 हो गया, तो ये गया 10 टाइम्स, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, वैल्यू आई 0.5 मोल्स पर लीटर। ये मोलारिटी हो गई। नॉर्मेलिटी निकालने जाऊंगा तो एन फैक्टर का मेरे को मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा मोलारिटी में, तो एन फैक्टर है 1, मोलारिटी है 0.5, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.5 इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरा बच्चों, मेरा लाडलो? ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। देखो क्या होता है, केमिस्ट्री वालों को हमें चैन से रहना कहाँ पसंद है, मतलब अगर हम चैन से जीने लगे तो केमिस्ट्री वालों को बहुत तकलीफ हो जाए, केमिस्ट्री वाले रोने लग जाए, उनका तो जीवन बर्बाद हो जाए, बोले हैं ऐसा करने लग जाए। तो इन्होंने बोला कि अब हम एक नए तरीके से बच्चों को परेशान करेंगे। इनने बोला मानो मेरे पास में एक 100 ml सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 0.2 है, मतलब 0.2 मोलारिटी वाला मैंने एक सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन का मैंने 100 ml निकाल लिया। ऑब्वियसली जो 0.2 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन होगा वो 1 लीटर ही बना होगा। तो हमने पहले लेबोरेटरी में एक सोल्यूशन बनाया 1 लीटर जिसकी मोलारिटी थी 0.2, उसमें से हमने 100 ml निकाल लिया। फिर हमने एक दूसरा सोल्यूशन बनाया, मान लो H2SO4 की बात है, तो एक H2SO4 का हमने 0.2 मोलर सोल्यूशन बना लिया। फिर हमने H2SO4 का 0.8 मोलर सोल्यूशन बना लिया। फिर वो 0.8 मोलर सोल्यूशन में से ही मैंने 100 ml निकाल लिया, और मैंने क्या करा, 0.2 वाले को और 0.8 वाले को दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब एक नया सॉल्यूशन बन गया जो 200 ml बना होगा, 100 ml इसका और 100 ml इसका। तो जो नया सॉल्यूशन बना होगा इसकी मोलारिटी क्या होगी? भाई साहब एक समय जेई पे और नीट पे तो इस तरीके के क्वेश्चन का बूमा बूम मचा हुआ था, बोले तो बिल्कुल जैसे अभी हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए कैसे मरते हैं ना, वैसे इस पे लोग मरते थे, इस पे भयानक क्वेश्चंस आते थे। तो सीखना पड़ेगा, तो इसीलिए मार्केट में फिर हम लोगों ने इसका तोड़ निकाला और लॉन्च करी एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको बोला जाता है मोलारिटी इक्वेशन। मोलारिटी इक्वेशन एंड दूसरा हम लोगों ने लिखा है यहां पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलारिटी इक्वेशन एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन, अभी दोनों क्या होती है चलिए हम लोग बात करते हैं। लेट्स इमेजिन मेरे पास में एक सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है m1। उस m1 मोलारिटी वाले सोल्यूशन का मेरे पास में वॉल्यूम है v1। इसको मैंने मिक्स कर दिया एक दूसरे सोल्यूशन के साथ जिसकी मोलारिटी है m2 और उसका वॉल्यूम है v2। क्या बात समझ में आई? एंड सो ऑन, मतलब आप 3 सोल्यूशन भी मिक्स कर सकते हो, m3 v3, 4 भी मिक्स कर सकते हो, m4 v4, 5 भी मिक्स कर सकते हो, m5 v5, ऐसे करके आप 5 सोल्यूशन मिक्स कर दो, आप 4 मिक्स कर दो, आप 3 मिक्स कर दो, आप 2 मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये फॉर्मूले में आगे ऐड करते चलो। इज इक्वल टू द न्यू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय न्यू वॉल्यूम, ये है आपकी मोलारिटी इक्वेशन। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मोलारिटी इक्वेशन। अभी इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा
तो चीज आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर होती जाएगी, चीज आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो मजा आ जाएगा। सेम अगर मैं नॉर्मेलिटी के एस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास में एक सोल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है n1, उसकी वॉल्यूम है मेरे पास में v1, उसको अगर मैंने मिक्स कर दिया एक सोल्यूशन में जिसकी नॉर्मेलिटी है n2 और उसका वॉल्यूम है v2 एंड सो ऑन, तो आपको जो फाइनल नॉर्मेलिटी मिलेगी सोल्यूशन की वो nv होगी और सोल्यूशन का वॉल्यूम n होगा और ये vn होगा। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन को यूज करेंगे। अब सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, इस पर एक क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, इफ 100 ml ऑफ, क्या बोल रहा है, 100 ml ऑफ 0.1, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड। अब देखो यहां पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है दूसरा एसिड कुछ और हो। देखो कैसे, इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो एसिड भी बदल गया, तो एसिड के बदलने से हमें कोई चिंता नहीं है। एंड 100 ml ऑफ कितना है बेटा, ये 0.1 मोलर HNO3, 0.1 मोलर HNO3। तो फाइंड द न्यू मोलारिटी, so find the new molarity and normality, find the new molarity and normality of the solution। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों मैंने आपको निकालने के लिए बोल दिया। अब आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को करने बड़ा आनंद क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो एंड आई होप आप लोगों ने मेरी बात मान के वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मोलारिटी इक्वेशन लगाते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू mn vn। m1 v1 क्या है, 0.1 मोलर है आपके पास में HCl 100 ml, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0.2 मोलर है आपके पास में H2SO4 जिसकी वैल्यू है 100 प्लस 0.1 मोलर है आपके पास में HNO3 जिसकी वैल्यू 100। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर Vn क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आप लोगों के यही आया होगा कि सर वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। मुझे बताओ, तुमने 100 ml एक लिक्विड, 100 ml दूसरा लिक्विड और 100 ml तीसरा लिक्विड ले लिया, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 तो 300 हो गया। तो जो आपका नया सोल्यूशन बनेगा भाई वो 300 ml ही तो बनेगा। अरे यार, तो तुम्हारा नया वॉल्यूम हो गया 300 और आपको निकालना है mn का वैल्यू। ठीक है, 0.1 इंटू 100 10, 0.2 इंटू 100 20, 0.1 इंटू 100 10 डिवाइडेड बाय 300। ये हो गई आपके mn की वैल्यू। 10 प्लस 10 20 प्लस 20 40 डिवाइडेड बाय 300। 0 से 0 कट गया, ये चला गया 2 टाइम्स, ये चला गया 15 टाइम्स। यहां पर मैंने लगाया डेसिमल, तो ये हो गया 20, 15 1 जा 15, 5 कैरी, 15 3 जा 45, 0.15 मोलर विल बी द न्यू सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को इसकी मोलारिटी निकालना आया? क्या आप लोगों को इसकी मोलारिटी निकालना आया? आई होप आप लोगों को इसकी मोलारिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। क्या मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो को इसके अंदर कोई तकलीफ? अब हम चलते हैं इसकी नॉर्मेलिटी की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इसकी नॉर्मेलिटी की तरफ। अब जरा एक बात देखो, अब जरा एक बात देखो, तुम्हारे पास में 0.1 मोलर HCl है। तो अगर मेरे को इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो HCl का एन फैक्टर होता है 1, HCl का एन फैक्टर होता है 1, तो मैंने यहां पर लिखा 1।
और इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 0.1, तो इस सॉल्यूशन का एन फैक्टर हो गया, नॉर्मेलिटी हो गई 0.1। सिमिलरली आपके पास में 0.2 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो इसका नॉर्मेलिटी के हिसाब से H2SO4 का एन फैक्टर होता है 2, और आपके पास में सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.2 है, तो इसका नॉर्मेलिटी हो गई 0.4। फिर आपके पास में 0.1 मोलर HNO3 है। अब आप लोग सब जानते हो HNO3 में एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका एन फैक्टर भी डेफिनेटली 0.1 होगा। मोलारिटी इसकी भी 0.1 है, तो ये भी हो गया 0.1, इसकी नॉर्मेलिटी भी हो गई 0.1। तो क्या आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स समझ में आए? अब हम इसका नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा देते हैं, तो यहां पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन हो जाएगी N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NNVN। नॉर्मेलिटी ऑफ 1 इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मेलिटी ऑफ 2 इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि वॉल्यूम तो 100 है। नॉर्मेलिटी ऑफ 3 इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, नॉर्मेलिटी नहीं पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 300, तो ये हो गया 10 प्लस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 300, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 300। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आप लोग देख लेना। तो आंसर आ गया 0.2 नॉर्मेलिटी। द नई नॉर्मेलिटी इसकी कितनी हो गई 0.2। कितने बच्चों ने ये गलती करी कि उन्होंने सोचा मैं इसी में डायरेक्टली एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो नॉर्मेलिटी मिल जाए, लेकिन तुम यहां पर एन फैक्टर मल्टीप्लाई किसका करोगे भाई साहब? 3 अलग अलग टाइप के एसिड है, 3 अलग अलग टाइप के एसिड है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम एन फैक्टर को अलग से लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मेलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में एक ऐड कर दूं नई चीज, 100 ml ये लिया, 100 ml ये लिया ऑफ न्यू सॉल्यूशन, देन फाइंड द न्यू मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ इट्स वॉल्यूम इज मेड 1 लीटर। मतलब अब मैंने इसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैंने क्या बोला, तुमने 100 ml 0.1 मोलर HCl लिया, तुमने 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 लिया, तुमने 100 ml 0.1 मोलर HNO3 लिया, और आपने ये 3 एसिड्स को लेकर एक सॉल्यूशन बनाया, और फिर उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा और पानी वानी मिलाकर उसको 1 लीटर कर दिया, तब इसकी क्या वैल्यू होगी? तो यहां पर इक्वेशन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहां पर एक छोटा सा बदलाव हो जाएगा, और वो बदलाव यहां होगा। वो बदलाव यहां पर ये होगा कि आपके सॉल्यूशन का नया वॉल्यूम 1000 ml हो जाएगा, क्योंकि तुमने सॉल्यूशन बना दिया 1 लीटर, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो ये था 10, ये था 20 और ये था 10, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 20 40 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये और ये कट गया, तो वैल्यू हो गई 0.04 विल बी द मोलारिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। 0.04 will be the molarity of the new solution, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, ठीक है। अच्छा सेम गोज फॉर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर आपका जो नया सॉल्यूशन बना है हमने उसको पानी मिलाकर 1000 ml तक मेकअप कर दिया है, तो यहां पर आपका ये वाला जो फंडा है ये चेंज होकर यहां पर 300 की जगह आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 60/1000, तो ये कट गया, तो आंसर हो जाएगा 0.06 नॉर्मेलिटी। तो आई होप आप लोगों को ये तरीके के क्वेश्चंस करना आ गए होंगे, एंड आप लोगों को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू गाइस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहां पर एक नए टॉपिक की बात करते हैं, एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो गाइस यहां पर मोल फ्रैक्शन का मतलब समझो। मान लो मैंने एक पिज्जा मंगाया, पिज्जा में 6 टुकड़े आए,
6 टुकड़े में से मैंने 4 टुकड़े खाए और मेरे भाई ने 2 टुकड़े खाए, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल टुकड़े 6 थे पिज्जा के। मृत्युंजय सर क्योंकि हफ्सी है इसलिए उसने 4 खाए और उसका भाई गरीब है उसने 2 टुकड़े खाए। तो पिज्जा का 1/3 हिस्सा, यानी आपने जो पूरा पिज्जा मंगाया था उसका 1/3 पार्ट सर के भाई ने खाया और बाकी पिज्जा का 2/3 पार्ट मृत्युंजय भुक्कड़ नाम के इंसान ने ठूस लिया। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी एक पर्टिकुलर किसी चीज का कितना पार्ट मेरे पास है और कितना पार्ट आपके पास है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर हम यहां पर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन 2 तरीके की चीजों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपका जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का कितना हिस्सा सॉल्यूट की वजह से बना है और कितना हिस्सा सॉल्वेंट की वजह से बना है, ये फ्रैक्शन हो गया। लेकिन यहां पर भी हमने मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब आपके सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स हैं उन टोटल मोल्स में से सॉल्यूट का कितना पार्ट है और सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। इसे आप लोग क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल नहीं स्मॉल एक्स से। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, एक बात आपने देखी होगी, जैसे पिज्जा की मैंने बात करी तो मैंने पिज्जा का लेट से 4/3 4 टुकड़े खाए 6 टुकड़ों में से और मेरे भाई ने 2 टुकड़े खाए 6 टुकड़ों में से, तो इसका 1/3 हो गया, यानी कितना हो गया? 0.33। ये हो गया 2/3 यानी 0.67। जब आप मेरे पार्ट को, जो मैंने पिज्जा का हिस्सा खाया और मेरे भाई के पार्ट को जोड़ोगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि पिज्जा तो एक ही था। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और अगर आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। यहां पर आप लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे, सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे ये पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है। अब यहां पर अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो मैं काम करूं, मुझे सॉल्यूट के मोल्स तो पता चल गए, सॉल्वेंट के निकालना है तो 1 में से मैं सॉल्यूट के मोल्स माइनस कर देता हूं, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट, तो ये मेरा निकल गया यहां पर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, ये निकल गए मेरे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज वेरी इजी, मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पे ताकि आप लोगों को इसके फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, चलो पूरा लिख देते हैं, आलस नहीं करते, क्या करेंगे आलस करके, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट and solvent when 46 gram C2H5OH is added to 36 grams of water। करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट से ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए ग्रेट, आप लोगों ने आई थिंक सॉल्व किया होगा। अब यहां पर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ तो मोल्स दिया ही नहीं है, तो तुमको मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है कि नहीं? अगर मुझे C2H5OH के मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का गिवन मास 46 ग्राम दे रखा है और C2H5OH का मोलर मास आप निकालो, आपको 46 ग्राम्स ही मिलेगा। ग्राम ग्राम कट गया, ये कट गया, अल्टीमेटली इसका जवाब आया 1 मोल। जब आप वाटर के मोल्स निकालने की तरफ जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W1 अपॉन M1, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैंने हमेशा सिखाया हम 1 से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये हो गया W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू 36 ग्राम इज द गिवन मास एंड वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम ग्राम कट गया, ये वैल्यू हो गई 2 मोल। बस अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हो गए? सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हो गए? सॉल्यूट का 1 मोल एंड सॉल्वेंट के 2 मोल। 2 + 1 विल बिकम इक्वल टू 3। लगा तो ये फॉर्मूला। अब करना क्या है? खत्म हो गया मामला, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 1/3 और जब आपको वाटर का निकालना रहेगा तो वाटर का निकालने के लिए क्या करो? 1 - 1/3 कर दो, यानी वाटर का हो गया 2/3। ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो दैट इज वेरी इजी। सो गाइज विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप पहला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। गाइज बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करो। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू।